हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव का लेक्चर नंबर 18। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डॉपलर इफेक्ट को पढ़ा था, उसके बेसिक्स के बारे में, और एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था और उनके केसेस देखे थे। तो उसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस है और एडवांस लेवल पर उन्हें कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से उनमें वेरिएशंस आएंगे। तो यानी कि अपन लोग प्रैक्टिस की बात ही करेंगे, यानी शुरुआत अपन लोग प्रॉब्लम से ही करते हैं डॉपलर इफेक्ट की। तो समझते हैं क्या है। मान लो प्रॉब्लम ये है कि कोई दो ट्यूनिंग फॉर्क है जिनकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो 340 हर्ट्ज है, और ये 340 मीटर पर से वो इनसे साउंड जनरेट हो रहा है, और उस साउंड की जो स्पीड है बेटा वो 340 मीटर पर सेकेंड है। ये भी गिवन है, स्पीड ऑफ द साउंड जनरेटेड फ्रॉम द ट्यूनिंग फॉर्क दैट इज द 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इधर कोई एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी को सुन रहा होगा। अगर ये स्टेशनरी है तब तो इसे 340 हर्ट्ज ही सुनाई देगा, लेकिन दोनों अगर स्टेशनरी, सोर्स और ऑब्जर्वर, लेकिन हुआ क्या है, एक ट्यूनिंग फॉर्क तो ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है। इफ वन ट्यूनिंग फॉर्क is moving towards observer and other is moving away from observer। तो एक तो ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है, दूसरा क्या हो रहा है बेटा, ऑब्जर्वर से दूर। अच्छा, जो ऑब्जर्वर की तरफ भागेगा उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ट्यूनिंग फॉर्क ऑब्जर्वर को, ट्यूनिंग फॉर्क की, वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, और वो होगी ज्यादा जब ट्यूनिंग फॉर्क ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा। सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ चलता है और दूर जाएगा तब जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो तो होगी बेटा कम, यानी इस ऑब्जर्वर को दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी एक ही टाइम पर। अब मैंने कहा इन फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस बहुत कम है, मैंने कह दिया 3 हर्ट्ज है, न्यूमेरिकल में गिवन है, तो इसका मतलब इससे बीट सुनाई दे रही है। भाई जब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 14 हर्ट्ज से कम था तब तो बीट सुनाई देते, यानी यहां बीट सुनाई देगी। तो लिख दो इफ ऑब्जर्वर hears beats of frequency 3 hertz, then find speed of tuning fork। दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। तो हमें ट्यूनिंग फॉर्क की स्पीड फाइंड आउट करनी है। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। ध्यान देना, मैंने लेट से जब ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है जब ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है तब इसे जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी मैंने मान लिया वो F1 है, और जब ये दूर जा रहा है तब जब एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दी मैंने लेट से F2 मान लिया। तो अगर मैं इस एपरेंट फ्रीक्वेंसी F1 की बात करूं तो वो बेटा क्या होना चाहिए, फॉर्मूला तो पता था ना अपने को, कैसे निकालते थे, C लगाते थे, C स्पीड ऑफ द साउंड, बीच में साइन चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, ये ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है तो यहां पर तो 0 ही आना है, अपॉन फिर से C, नीचे होती थी सोर्स की स्पीड, और सोर्स की स्पीड जब ये वाली फ्रीक्वेंसी F1 ज्यादा सुनाई देगी क्योंकि ऑब्जर्वर इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में तो यहां पर माइनस साइन होना चाहिए, यानी माइनस स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर मैंने मान लिया स्पीड ऑफ सोर्स दैट इज द BS इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मतलब 340 हर्ट्ज। तो ये वैल्यू अगर अपन लोग रखेंगे तो F1 इक्वल टू आ जाएगा, C की वैल्यू तो है 340, यानी 340 इंटू 340 अपॉन में C की वैल्यू 340 माइनस का BS। नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें F2, ये वाली फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, सोर्स बेटा दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, और फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से कम सुनाई देगी तो डिनोमिनेटर में तो प्लस साइन लगाएंगे।
क्योंकि दूर जा रहा है, डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए कम होने के लिए। तो F2 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, अगेन हो जाएगी 340 इंटू 340 अपॉन में साइन कैसा आना चाहिए बेटा, 340 प्लस का BS। ये बन गया। अब इसने कहा कि इन्हें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, बीट सुनाई दे रही है, उसकी है बीट फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, मेरे बच्चे कहेंगे सर जब ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स बढ़ रहा तो वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी F1 ज्यादा F2 कम। तो डिफरेंस तो F1 माइनस F2 होगा, और वो किसके इक्वल होगा, 3 हर्ट्ज के इक्वल होगा। तो अपन लोग यहां पर लिख देंगे F1 माइनस F2 इक्वल टू 3 हर्ट्ज, यानी F1 इज व्हाट, F1 इज 340 इंटू 340 अपॉन में 340 माइनस BS माइनस F2 इज व्हाट, F2 तो है 340 इंटू 340 अपॉन में 340 प्लस का BS इक्वल टू 3 हर्ट्ज। ये लिख दिया। अब क्या काम करें बेटा, तो अब एक काम और कर लेते हैं कि इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो जो भी होगा। यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, मेरे बच्चे बोलेंगे सर 340 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और ये बन गया अपने पास में 1 अपॉन 340 माइनस BS माइनस का 1 अपॉन 340 प्लस का BS इक्वल टू 3। इसे और सॉल्व करेंगे, यानी 340 का स्क्वायर एलसीएम आ गया 340 का स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर, ये बन गया 340 प्लस BS माइनस ऑफ 340 माइनस माइनस प्लस ऑफ BS इक्वल टू 3। सो 340 एंड 340 कैंसिल। सो क्या बन गया बेटा, 340 का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ BS अपॉन में 340 का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर इक्वल टू 3। इसका अगर इधर अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो बन जाएगा अपने पास में 3 टाइम्स ऑफ BS स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 340 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BS इंटू 340 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो बन गए बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा, श्रीधराचार्य लगा देंगे। श्रीधराचार्य अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा, BS इक्वल टू माइनस बी मीन्स ये माइनस का 2 इंटू 340 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC, दैट इज द 4 इंटू 340 टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 340 का स्क्वायर अपॉन 2A, यानी 2 इंटू 3। ये बना मेरे ख्याल से बेटा यहाँ पर 340 का स्क्वायर एंड 2 ये दोनों टर्म तो कॉमन है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, BS इक्वल टू आ गया माइनस का 2 इंटू 340 का स्क्वायर, ये तो कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस 2 इंटू 340 का स्क्वायर तो कॉमन हो गया था, अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस 9 दैट इज द 10 अपॉन में आ गया 2 3 जा 6। वैल्यू तो पॉजिटिव आनी, यानी कि अपन लोग यहाँ पर साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव साइन लेकर के चलते हैं। सो BS इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 इंटू 340 का स्क्वायर इंटू रूट 10 3 पॉइंट समथिंग आ गया, मैं 2.1 लिख लूँ, अगर माइनस इसे करेंगे ये माइनस हट जाएगा, दैट इज द 6, ये 3 से जाएगा, इसे भी सॉल्व करेंगे तो जो भी स्पीड है लगभग कुछ स्पीड इसकी बन जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन। तो मेरे ख्याल से ये बात बच्चों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा कुछ इस टाइप से कि ऐसे कोई कार है, लेट से इधर कोई एक कार है ऐसे,
ये कोई कार है, ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, और कार जो मूव कर रही है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। मैंने मान लिया इसकी कोई स्पीड है u एंड दैट इज द कांस्टेंट, u जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ कोई ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट में इसी की लाइन पर है, तो जब कार बेटा ऑब्जर्वर की तरफ आ रही होगी तब तो इसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई सुनाई देगी, और जैसे ही कार ऑब्जर्वर से दूर जाएगी तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो तो कम होगी, उससे कम सुनाई देगी, ठीक है। तो अब इसमें न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है कि इधर जब आ रही तो u से ऐसे आगे बढ़ती चली आ रही, फिर इससे ऐसे दूर होती चली जा रही कार, ठीक है। मैंने मान लिया स्पीड ऑफ द साउंड इज 350 मीटर पर सेकेंड। इफ स्पीड ऑफ द साउंड इज 350 मीटर पर सेकेंड, देन निकालना क्या बेटा, निकालना तो u है, और कब निकालना है, इन्होंने ये बोला कि जब कार ऑब्जर्वर की तरफ आ रही थी तब जो उसे फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी, और जब दूर जा रही है तब जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, इनमें डिफरेंस है, होना भी चाहिए। पास में आएगी तो फ्रीक्वेंसी बेटा ज्यादा सुनाई देगी, और जब दूर जा रही होगी तब तो फ्रीक्वेंसी तो कम सुनाई देने लगेगी। इन्होंने कहा कि जब ये दूर जा रही है तब इसकी फ्रीक्वेंसी 10% कम हो जा रही है, जितनी इधर आ रही तब सुनाई दे रही, ठीक है। तो लिख लेते हैं इस चीज को, when car crosses the observer, frequency heard by the observer decreases by 10%, then find u की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कोई दिक्कत नहीं यार। पहले तो जब ये कार इसके पास में आ रही होगी तब जो इसे फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही, मैंने लेट से वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मान ली f1, और जब ये दूर जा रही है तब जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही, मैंने लेट से फ्रीक्वेंसी मान ली बेटा यहां पर f2 है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो जब पास में आ रही है तब एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, f1 इक्वल टू बेटा क्या होता था, c प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन c प्लस माइनस स्पीड ऑफ द सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यही तो था। अब ध्यान देना बेटा, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में, तो ये वैल्यू तो 0 है, कोई मतलब नहीं, चाहे प्लस लगाओ या माइनस। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए सोर्स तो चल रहा है इसकी तरफ, कितनी स्पीड से चल रहा है, u स्पीड से, यहां प्लस लगाना या माइनस, मेरे बच्चे चीख के कहेंगे कि सर यहां पर तो माइनस साइन लगाओ। क्यों माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि यहां पर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, यानी कि एक दूसरे से डिस्टेंस कम हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी तो बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर का कम होना जरूरी है, और कम तो तब होगा जब बीच में साइन माइनस का होगा। ये बात पिछले लेक्चर में सीख चुके थे। चलो, तो f1 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, f1 हो जाएगा c अपॉन में c माइनस स्पीड ऑफ द सोर्स दैट इज द u इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0। ऐसे ही अगर f2 की बात की जाएगी तो क्या होना चाहिए भाई, ऑब्जर्वर तो नहीं चल रहा है, यहां पर ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन में क्या होना चाहिए, अपॉन में बच्चे कहेंगे सर अब प्लस लगा दो, और प्लस क्यों लगा दो, प्लस लगाने के पीछे लॉजिक ये है कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो दूर जाने पर तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, और फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वो कम तब हो सकती है जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो, उसके बीच में साइन कैसा होना चाहिए, प्लस का, यानी c प्लस u टाइम्स ऑफ f0, ठीक है। मैं इन दोनों को एक से दूसरे को डिवाइड कर देता हूं, तो f2 अपॉन में मैंने f1 लिख दिया, f1 इज व्हाट, c अपॉन में c माइनस u टाइम्स ऑफ f0, ये f1 की वैल्यू, ठीक है, डिवाइड किया, c से तो c मारा गया, f0 में f0 को मार दिया, एक दूसरे कैंसिल करने के बाद में बचा क्या अपने पास में, तो यहां आ गया बेटा f2 अपॉन में f1 इक्वल टू c माइनस u अपॉन में c प्लस u,
अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इधर जो फ्रीक्वेंसी है उससे 10% इधर फ्रीक्वेंसी कम हुई। तो अगर मैं इधर फ्रीक्वेंसी 100 मानूं तो इधर 10% कम हो गया, यानी इधर कितनी हो जानी चाहिए बेटा, 90। तो रेशियो ही तो है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। तो इधर वाली यानी F2 तो है 90 और F1 तो है 100 इक्वल टू C माइनस यू अपॉन में C प्लस यू। कैंसिल, इसे तो बनेगा 9 टाइम्स ऑफ C प्लस 9 टाइम्स ऑफ U इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ C माइनस 10 टाइम्स ऑफ U। इस तरफ पहुंचेगा यानी कि 19U इक्वल टू C। सो U जो आ जाएगा C बाई 19 एंड C जो आट C 350 अपॉन में 90 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होगी। तो मेरे ख्याल से ये बात बच्चों को समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट एक छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर मान लो विंड फ्लो कर रही हो, अगर विंड फ्लो कर रही है तब क्या इफेक्ट पड़ता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी और अपरेंट वेवलेंथ पर, ये चीज देख लेते हैं। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। विंड अगर फ्लो कर रही है तो विंड अगर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, किसके, सोर्स की डायरेक्शन में, जिधर सोर्स मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रही है, तब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो तो स्पीड बढ़ेगी, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी तो जाहिर सी बात है बढ़ जानी चाहिए। चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट एक केस है, इफ विंड इज ब्लोइंग, इफ विंड इज ब्लोइंग देखो बेटा, अगर विंड ब्लो कर रही है, अभी तक हम लोग जो सी निकाल के चल रहे थे, जो स्पीड साउंड की निकाल के चल रहे थे, वो बेटा रिलेटिव टू द दैट मीडियम, उसी मीडियम के रेस्पेक्ट में थी या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी, जो भी मान रहे थे, और वो मीडियम तो रेस्ट में ही था। तो जो भी हम लोग यूज कर रहे थे, जो सी यूज कर रहे थे, वो विद रिस्पेक्ट टू द एयर यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यानी कि ये जो सी हम लोग यूज कर रहे थे, वी हैव यूज्ड, ये यूज किया था अभी तक। क्या, सी इज द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द एयर। लेकिन तब तो एयर किस में थी, रेस्ट में थी, तो अपन लोग सी लेकर के चल रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर मान लो विंड भी फ्लो कर रही है तो क्या होगा, मान लो, देखो बेटा ध्यान देते, मान लो इधर की तरफ ऑब्जर्वर इधर की तरफ मूव कर रहा है, या साउंड मूव कर रहा है इधर की तरफ, ये स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू द एयर लेते थे, तो स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू द एयर इधर है, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू द एयर या विद रिस्पेक्ट टू द विंड, इस तरफ है, और विंड भी इधर की तरफ ही मूव कर रहे इससे। तो अपन को स्पीड ऑफ साउंड से मतलब होता था, ये जो सी थी विद रिस्पेक्ट टू द एयर थी, अपन को केवल मतलब किससे, जहां पर सी आ रहा था वहां पर अपन को स्पीड ऑफ साउंड लिखना, बस मोटी मोटी बात ये जान लेनी है। चलो कैसे, मैं कहूं स्पीड ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द एयर, अगर मैं लिखूं स्पीड ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द विंड, तो उसे कैसे लिख सकता हूं। मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसे तो लिख सकते हो स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ द विंड। आपको बेटा ये लिखना है, जहां पर न्यूमेरिकल होंगे ना वहां पर आपको सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड लिखनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू द विंड प्लस स्पीड ऑफ द विंड। अगर साउंड और विंड, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू द एयर और विंड एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तब तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, और अगर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन तो ऐड करेंगे, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस इतनी चीजें ध्यान रखनी, इस बात को लिख समझ। तो यानी कि हम लोग को वो वेलोसिटी यूज करनी है जो साउंड की विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड में होगी। विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मतलब BS की बात करनी, विद रिस्पेक्ट टू द एयर नहीं यूज करनी। किसमें, जो डॉपलर फॉर्मूले हैं, तो नोट पॉइंट में लिख लो, बी यूज स्पीड ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट
स्पीड में वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पर जो यूज करना है वो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वाली यूज करनी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन डॉपलर फॉर्मूलाज, इन डॉपलर फॉर्मूलाज। जो डॉपलर के फॉर्मूले हैं उनमें हमें तो यही वाली स्पीड यूज करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे आप, देखते हैं न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ लेते हैं। समझो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, मान लो बेटा, बड़ी बात नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ो, मैं बता रहा हूं किस तरीके से करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या दे रखा है, मान लो कि साउंड की स्पीड दे रखी, इफ साउंड की स्पीड दे रखी ऐसे, स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। ऐसे एक ऐसे मीडियम में जहां एयर है और एयर भी मूव कर रही इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से इधर, ऐसे इस तरफ बेटा सोर्स है और इस तरफ है ऑब्जर्वर, और सोर्स भी मूव कर रहा है बेटा 30 मीटर पर सेकेंड से, एंड ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द सोर्स, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। देन फाइंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी बेटा दे रखी है वो 1000 हर्ट्ज, इफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज, ये जो साउंड सोर्स है ये 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट कर रहा है, सोर्स इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ अगर भाग रहे हैं, और विंड भी फ्लो कर रही है, विंड भी फ्लो कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसी विंड में साउंड की जो स्पीड है यानी स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू द विंड है वो 330 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो हमें कैलकुलेट करनी है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो मेरे बच्चे कहेंगे सर बहुत बड़ी बात तो नहीं है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए तो फॉर्मूला क्या होता था, लिखेंगे अपन लोग, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इसके विंड के रिस्पेक्ट में नहीं। भाई देखो इधर की तरफ साउंड ऐसे फ्लो कर रहा है, कितने से 330 से, विंड भी इधर ही चल रही, तो दोनों क्या कर देना, केवल जोड़ देना, अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस कर दो। तो यहां पर 330 नहीं, अब साउंड की स्पीड अपन लोग क्या लेंगे 330 प्लस 10, तो यानी कि कितनी हो जाएगी 340। उसके बाद में प्लस BO होता था, प्लस या माइनस, लेकिन क्या लगाए यहां पर बेटा, ऐसे 340 और ये 340 लिख दिया, यहां पर BS लिख दिया और यहां पर BO लिख दिया। BS इज व्हाट, BS इज स्पीड ऑफ द सोर्स एंड BO इज व्हाट, स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। फ्रीक्वेंसी बेटा जब दोनों ऑब्जर्वर, ये डिस्टेंस इनके बीच की कम हो रही क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़नी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो न्यूमरेटर में तो प्लस साइन लगाएंगे और डिनोमिनेटर में तो माइनस, क्योंकि यहां पर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी होगा भी ऐसे। तो अब यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, देन 340 प्लस स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर इज व्हाट 20 अपॉन 340 माइनस स्पीड ऑफ द सोर्स इज व्हाट 30 इनटू फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1000। सो क्या बन गया बेटा अपने पास में, ये आ गया 360 अपॉन 310 इंटू 1000। इससे इसे कैंसिल किया तो बन जाएगा 36,000 अपॉन 31 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी समझ गई, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत बड़ी बात नहीं। चल ऐसे ही अगर मैं इसी न्यूमेरिकल, मतलब आप लोग दोबारा से लिखोगे, मैं इस न्यूमेरिकल का डेटा ऐसे चेंज कर दे रहा हूं। मान लो इनकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में करती है, विंड इधर की तरफ फ्लो कर रही है, मैंने ऐसे कर दिया, बाकी सारी चीजें वही है। इस बार में सोर्स इधर भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जर्वर इस तरफ भागा, यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। अब बताओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तब मेरे बच्चे चीख चीख के ये बात कहेंगे कि सर यहां तो 340 ही होना चाहिए,
क्यों होना चाहिए 340? क्योंकि इधर की तरफ 330 और इधर की तरफ 10, तो साउंड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड देखेंगे दोनों को तो जोड़ देंगे की डायरेक्शन। अच्छा, यही अगर मैं डेटा चेंज करता थोड़ा सा, मैं ये कह देता इस डेटा में, नहीं भाई मुझे तो ये बताओ अगर विंड फ्लो कर रही अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड, लो अब क्वेश्चन चेंज, तब बताओ क्या होगी? तब बच्चे कहते हैं कि सर 330 इधर विद रिस्पेक्ट टू द एयर, विंड इधर जा रही है, तो क्या होगा विंड, तो जो साउंड उधर पहुंचेगा वो तो 330 माइनस 10 वाला सुनाई देगा, यानी यहां पर 340 की जगह तो 320 लिख देंगे, बस इतनी सी बात है, बाकी सारी चीजें वही है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा कितना, 320, दोनों दूर जा रहे हैं, यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है बेटा, 20 अपॉन 320, वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी है बेटा, 30, साइन कैसा लगाऊंगा, ऑब्जर्वर बेटा दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है सोर्स से तो फ्रीक्वेंसी तो कम सुनाई देगी, यानी बीच में साइन माइनस का, और ये सोर्स भी दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से तो फ्रीक्वेंसी तो कम सुनाई देगी, यानी न्यूमरेटर में साइन कैसा होगा, प्लस का, इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज द 1000। मेरे ख्याल से ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा भाई, तो ये बना अपना 300 अपॉन में 350 इंटू 1000, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 6 टाइम्स एंड दिस 7 टाइम्स, सो 6000 डिवाइड बाई 7 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी सुनेगी अपने। तो ये बात मेरे बच्चों को क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। चलो अब थोड़ी सी और बातें सीखते हैं बेटा। अब अपन लोग यहां पर जो फ्रीक्वेंसी सीखेंगे वो इस तरीके की, मतलब ये देखेंगे रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, डॉपलर इफेक्ट में रिफ्लेक्शन कैसे काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन इन डॉपलर इफेक्ट। सो नेक्स्ट केस इज रिफ्लेक्शन इन डॉपलर इफेक्ट। रिफ्लेक्शन इन डॉपलर इफेक्ट, देखो बेटा क्या होगा, समझो जरा, ध्यान दो। मान लो अपने पास में कोई कार है, ऐसे मान ली कोई कार है, और ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है न्यूमेरिकल से, ये कोई कार है, ये कोई कार है, इस कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर किस में बेटा, रेस्ट में, ठीक है। रेस्ट में मान लिया ऑब्जर्वर को, और इस कार ने साउंड जनरेट किया, हॉर्न बजाया, साउंड जनरेट किया, और इस साउंड की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द साउंड इज लेट्स से 330 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है साउंड की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और इसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स से 1000 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है, ये जनरेट किया, ठीक है। इधर क्या हुआ, इधर ऐसा हुआ कि ये कोई दीवार है, ये भी रेस्ट में, तो अब पूछा जाए इसमें फाइंड फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज क्यों कहा पता है, फ्रीक्वेंसी मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक तो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट सुनाई देगी, एक साउंड तो ऐसा होगा जो डायरेक्ट इसे सुनाई देगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी का साउंड इसे जब यहां जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद दूसरा साउंड इधर सुनाई देगा, हो सकता है दोनों फ्रीक्वेंसी अलग हो, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी बोला। तो फाइंड फ्रीक्वेंसीज हियर्ड बाय ऑब्जर्वर, अब हमें ये फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है। चलो ध्यान देना बेटा, पहले जब ये
डायरेक्ट वाली निकाल लेते हैं। मान लो ये साउंड ऐसे डायरेक्ट इसके पास में पहुंचा जब ये रेस्ट में था, ठीक है। तो इसके पास में डायरेक्ट जब ये पहुंचेगा तब फ्रीक्वेंसी से क्या सुनाई देगी, मैंने लेट से वो फ्रीक्वेंसी मान ली f1 है। सो f1 इज व्हाट, बच्चे बोलेंगे सर f1 तो होगी स्पीड ऑफ द साउंड यानी c, ऑब्जर्वर रेस्ट में मतलब 0/c, सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स अगर मूव कर रहा है किधर की तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, तो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यहां पर साइन कैसा होगा बेटा, माइनस का, तो c माइनस कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 10 से, इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज द 1000 हर्ट्ज। सो f1 की वैल्यू क्या आ गई, तो बच्चे बोलेंगे सर f1 की तो वैल्यू आ गई अपने पास में, c तो है 330 अपॉन में c माइनस 10 यानी 330 माइनस 10 दैट इज द 320 इंटू 1000, 0 से 0 कैंसिल। सो f1 हो गया अपने पास में 33 अपॉन 1000 अपॉन में 32 हर्ट्ज। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब दूसरे साउंड की बात करते हैं। दूसरा साउंड कौन सा सुनाई देगा, बच्चे बोलेंगे सर एक साउंड ये था और एक साउंड तो यहां पर जाएगी, ये वेव ऐसे टकराएगी और टकराने के बाद इसे सुनाई देगी। अब समझो, यहां पर जाने के बाद टकराए, टकराने के बाद इधर सुनाई देगी। तो मैं क्या समझ रहा हूं, मैंने मान लिया इधर पर जो टकरा रही है आकर के ये फ्रीक्वेंसी वो f1 है, तो ये दीवार भी कुछ फ्रीक्वेंसी सुनेगी भाई, ये दीवार जो है ये भी तो कुछ फ्रीक्वेंसी सुनेगी। तो ये दीवार कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगी, तो बच्चे बोलेंगे सर दीवार कैसे सुन सकते, बेटा दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है, कैसी फ्रीक्वेंसी सुनेगी सर। मैंने मान ली दीवार ने जो फ्रीक्वेंसी सुनी वो तो f सुनी, यानी इस केस में मैं ये मान के चल रहा हूं कि दीवार जो है वो अपनी ऑब्जर्वर है और कार जो है वो अपनी सोर्स है। ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है ये वॉल, और सोर्स कौन है, मेरे बच्चे कहेंगे सर सोर्स तो है कार, वो जो कार आ रही है वो दूर से वो सोर्स है। तो इससे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दी वो सुनाई दी बेटा एपरेंट। कैसी होगी समझो, इस बार में भी ऑब्जर्वर किस में है बेटा, रेस्ट में, इस बार में भी ऑब्जर्वर किस में, रेस्ट में, और मूव कौन कर रहा है, बच्चे कहेंगे सर मूव तो सोर्स कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में, सोर्स मूव कर रहा है, तो f की तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में कितनी, f की वैल्यू आ गई, f इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा बेटा, c, ऑब्जर्वर रेस्ट में 0 अपॉन में c, सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर यानी कि माइनस लगाऊं या प्लस, तो बच्चे बोलेंगे सर माइनस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, न्यूमरेटर में बीच में माइनस साइन होना चाहिए, इंटू f0 यानी f0 इज व्हाट 1000। अगेन फिर से वही आंसर आ गया अपने पास में, और वो कितना हो गया बेटा 33,000 अपॉन में 32 हर्ट्ज। लेकिन अब बात ये वाली, इसे नहीं सुनना है, सुनाना तो इसे है। अब जितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड इससे टकराएगा उतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड तो वापस रिफ्लेक्ट होगा। बेटा रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हो, और रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था बेटा, रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती थी, फ्रीक्वेंसी मीडियम की प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, तो फ्रीक्वेंसी तो इतनी रहेगी। अब ना तो, अब देखो, अब अगले केस की अगर मैं बात करूं बेटा, सेकंड केस की, तो इस केस में देखो बेटा क्या हो रहा है, इस केस में ये जो मैन है ये भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में, तो मैन जो है यहां पर, ये जो मैन सुन रहा है वो तो ऑब्जर्वर है, और ये जो दीवार है वो तो सोर्स है। इस बार में सोर्स भी रेस्ट में और ऑब्जर्वर भी रेस्ट में, तो इससे कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर जो फ्रीक्वेंसी यहां से छोड़ी गई वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यानी कि इधर की तरफ से जो फ्रीक्वेंसी मिली और इधर से टकरा करके जो फ्रीक्वेंसी मिली वो दोनों कैसी थी, सेम थी, यानी कि फ्रीक्वेंसी तो यही होनी चाहिए। अब अलग अलग कैसे सुनाई दे, चलो मैं थोड़ा सा वेरिएशन इसमें दे दूं, न्यूमेरिकल में वैसे ही पता लग जाएगा अलग अलग कैसे सुनाई देगी। मैं ये लेट कर लूं, ध्यान दो, मैं अगर ये मान के चलूं कि दीवार तो रेस्ट में है ही, वो कहां बेचारी भागेगी, ये नहीं रेस्ट में, ये जो दिखाई दे रहा है ये आदमी तो खिलौना है, तो खिलौना रेस्ट में नहीं, खिलौना भाग रहा है, इसकी चाबी भर देगी बेटा।
तो ये रेस्ट में नहीं है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ये रेस्ट में नहीं है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इस तरफ। दोनों एक दूसरे का अप्रोच कर रहे हैं। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे सुनाई देगी, अब देखते हैं बेटा। केस चेंज, ध्यान देना क्या होगा। आप लोग अलग अलग लिखोगे, पहला न्यूमेरिकल है, दूसरा ये, ठीक है। तो देखते हैं बेटा क्या होगा, समझो। मैंने मान ली इससे जब पहले ये डायरेक्ट वेव जा रही है तब इसे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दी है वो कितनी है, f1 है। तो f1 इज व्हाट, बच्चे बोलेंगे सर c अपॉन c। ऊपर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, नीचे स्पीड ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ऊपर बेटा कौन सा साइन लगाऊं, प्लस या माइनस। तो बच्चे कहेंगे सर ऑब्जर्वर तो सोर्स की तरफ आ रहा है, और अगर सोर्स की तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी उसे तो ज्यादा सुनाई देगी, और ज्यादा सुनाई देगी तो न्यूमरेटर तो ज्यादा होना चाहिए, बीच में साइन प्लस। ऐसे इधर की तरफ, अब ऑब्जर्वर की तरफ, सोर्स किधर जा रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देनी चाहिए, और ज्यादा सुनाई देगी तो डिनोमिनेटर तो कम होना चाहिए, बीच में साइन कैसा होगा, माइनस। बस इतनी सी बात थी। चल चलो तो वैल्यू लिखते हैं। सो f1 क्या होगा बेटा, c प्लस बी नॉट, एंड c इज व्हाट, c इज 330 प्लस बी नॉट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 20 अपॉन 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स दैट इज 10 इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1000। यानी कितना बना, मेरा बच्चा बोलेगा कि सर ये तो बन गया 3। मेरा बच्चा नहीं बेटा, मेरे बच्चे, ठीक है। ये हो गया अपने पास में 320 इंटू 1000। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, सो 35,000 अपॉन में 32 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब ये वाला जो साउंड आ रहा है, ये वाला जो साउंड आ रहा है, ये वाला जो साउंड आ रहा है, इसके लिए सोर्स क्या है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर सोर्स तो कार है, तो सोर्स है कार इस केस में, ये फर्स्ट केस माना, और ऑब्जर्वर तो है दीवार। कार और दीवार का खेल है। अगर कार और दीवार का खेल है तो कौन जीतेगा, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर दीवार तो टूट जाएगी, कार जो है, अरे यार अभी, हाँ, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर दीवार तो टूट जाएगी। एक बच्चा बोलेगा सर अंबोजा सीमेंट से बनी हुई। इधर देख लो बेटा, तो यहां पर सोर्स क्या है, सोर्स है कार, और ऑब्जर्वर क्या है इस बार में, दीवार। तो ऑब्जर्वर इस बार में तो रेस्ट में। अब फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, मैं कह दे रहा हूं भाई ये वाली तो फ्रीक्वेंसी f2 है, तो f2 तो होगी अपने पास में, f2 क्या होगी, f2 होगी c प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन c स्पीड ऑफ द सोर्स इनटू ओरिजिनल। स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर इज व्हाट, 0। क्यों, क्योंकि दीवार तो रेस्ट में, इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। इधर क्या हो रहा है बेटा, ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स भाग रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, और ज्यादा सुनाई देने के लिए बीच में साइन कैसा होना चाहिए, माइनस का, तो या माइनस का। तो f2 की तो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई मेरा प्यारे बच्चे, एकदम से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि सर ये तो हो गया c की वैल्यू 330 अपॉन में 330 माइनस स्पीड ऑफ सोर्स दैट इज द 10 इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, मतलब 1000। तो ये हो गई बेटा 33,000 अपॉन 32 हर्ट्ज। तो क्या ये सुनाई देगी ना, ये तो दीवार को सुनाई दे रही, इसके कान है। फिर सोर्स को, ऑब्जर्वर को कितनी सुनाई देगी, तो ऑब्जर्वर को तो इससे टकराने के बाद सुनाई देगी। तो बच्चे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर टकराने के बाद तो उतनी सुनाई देगी क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी जा रही है, इससे टकरा ना ना, ना। क्यों, इस बार में सेकेंड क्वेश्चंस में, इसमें सेकेंड में अगर देखा जाए केस में, तो इस बार सोर्स कौन है, इस बार है सोर्स दीवार, और ऑब्जर्वर तो ये है। तो सोर्स जो है वो है दीवार, और ऑब्जर्वर है वो है, और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स, और सोर्स किस में बेटा, रेस्ट में। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स।
अवे फ्रॉम सोर्स। ऑब्जर्वर सोर्स से दूर मूव कर रहा है और सोर्स तो रेस्ट में। अब फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी? तो बच्चे बोले सर इस बार फ्रीक्वेंसी मैंने लेट कर ली f3 होगी, और f3 इज व्हाट? c, स्पीड ऑफ द साउंड, वो तो वही रहेगी 330 प्लस BO ऑब्जर्वर करूं या माइनस? तो बच्चे बोलेंगे सर माइनस क्यों? क्योंकि सोर्स ये रहा, ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो साइन कैसा होगा ऊपर? माइनस का, यानी -20 अपॉन c यानी 330। सोर्स तो रेस्ट में 0 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कौन सी बेटा? ये वाली ना। अब जिस फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट किया वो कितनी है बेटा? 33,000 अपॉन में 30, तो यानी 33,000 अपॉन में 32। कितना बचेगा? ये हो गया 310 अपॉन में 330 इंटू 33,000 अपॉन में 32। 0 से 0 मार दिया, 33 से 33 मार दिया, तो ये बचा 31,000 अपॉन में 32। इसे थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी पहले वाले सुनेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक चीज और मुझे निकालनी, जब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देती हैं तो बीट क्या होगी? तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे? इनका डिफरेंस, इस वाले से इसको क्या कर दो बेटा? माइनस। सो एफ बीट क्या आ जाएगी? सो एफ बीट आ जाएगी अपने पास में 35,000 अपॉन 32 माइनस 31,000 अपॉन 32, दैट इज 4,000 अपॉन में 32। 4 से अगर डिवाइड करेंगे बेटा ये तो हो गया 1000, ये गया 8 टाइम्स। 1000 डिवाइड बाई 8 कितनी बार जाएगा? बच्चे बोले सर 125 वर्ड्स। अरे तो बीट तो बनेगी नहीं बेटा, बीट तो तब बनती थी जब इनका डिफरेंस 14 हर्ट्ज से कम होता था, तो कॉन्टिन्यूअस साउंड सुनाई देगा अगर ये 14 हर्ट्ज से कम होता तो। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। अच्छा बेटा एक काम और करूं, थोड़ा चमत्कारिक दुनिया में जाऊं, और चमत्कारिक दुनिया बेटा कुछ अपनी ऐसी हो कि दीवार भी चल रही हो। मान लो कार, ये कार और ये दीवार, और ये दीवार भी भाग रही 10 मीटर पर सेकेंड से, कार भाग रही 20 मीटर पर सेकेंड से, मैन भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ना 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 ना, मैन भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इधर, ऐसे। बाकी डेटा वही है, मैं कहूं फ्रीक्वेंसी जो थी वो कितनी थी? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, एंड स्पीड ऑफ द साउंड इज व्हाट? 330 मीटर पर सेकेंड। ये है। इस बार में फिर से हमें दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, एक तो डायरेक्ट इससे आएगी, दूसरी इससे टकरा के आएगी, वो सुनाई देगी। तो फिर से हमें क्या कैलकुलेट करनी बेटा? नेक्स्ट फिर से हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसीज, फाइंड फ्रीक्वेंसीज हियर्ड बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ये कैलकुलेट करना। चलो यार कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर कितनी सुनेगा ये देखते हैं। ध्यान दो बेटा, पहले देखो बेटा, पहले डायरेक्ट इधर से जाएगी, तब इसे ऑब्जर्वर को कोई अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी f1, जब डायरेक्ट इसके पास में साउंड वेव पहुंची। दूसरी बार में टकराई, टकराने के बाद आई, तब फ्रीक्वेंसी दी सुनाई, और वो कितनी हुई बेटा? f2। सारी बन गई, ऐसा ही सारा होगा। तो ये f1 और ये क्या हो गए अपने पास में? f2। अब f1 और f2 अगर मुझे कैलकुलेट करनी, मतलब पहले अपरेंट फ्रीक्वेंसी f1 अगर निकालूं, सो f1 इज व्हाट? f1 क्या होनी चाहिए बेटा? f1 होनी चाहिए कि ये देखो, ध्यान दो, पहले तो हम लोग लिखेंगे बेटा c, फिर उसके बाद c, उसके बाद स्पीड ऑफ ऑफिसर, स्पीड ऑफ सर्वेंट इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। हाँ ठीक है, ओरिजिनल ये। एक बात बताओ,
मैं इसकी जगह ये जो लिखा है यहां पर साइन प्लस लाऊं या माइनस, तो बच्चे कहें सर ये तो बहुत छोटी बात हो गई, अब तो बहुत आराम सीख चुके, क्योंकि ऑब्जर्वर तो दूर भाग रहा है, और ऑब्जर्वर अगर दूर भाग रहा है तब तो अपने को फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, कम सुनाई देगी, तो बीच में साइन माइनस। सोर्स पास में आ रहा है, सोर्स पास में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, और ज्यादा सुनाई देगी, इसके लिए न्यूमरेटर कम होना जरूरी है, तो बीच में साइन प्लस नहीं, फिर से माइनस। तो यहां पर आ जाएगा बेटा सी की जगह क्या लिखेंगे, सी की जगह तो 330 माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर दैट इज द 10, 330 माइनस स्पीड ऑफ सोर्स 20 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। सो F1 की तो वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी बेटा, 330 माइनस 10 दैट इज द 320 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 20 दैट इज द 310। ये और ये कैंसिल, तो आगे 32,000 अपॉन में 31 हर्ट्ज। ये हो गया F1। F2 देखते हैं क्या होगा। F2 कैसे देखें बेटा, F2 इधर से इधर आएगी, वो सुनाई देगी, तो उसके लिए मैंने लेट से कर ली कि इसने ये जो दीवार है ये भी कुछ ऑब्जर्व कर रही फ्रीक्वेंसी, मैंने मान ली इसने जो रिसीव करी वो F है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, अब देखो इसमें इस केस में अगर मैं देखूं तो यहां से साउंड निकला कार से, तो कार तो है सोर्स, कार एज ए सोर्स CS, ठीक है, एंड दीवार जो है वो तो है ऑब्जर्वर, दीवार इज ऑब्जर्वर, ठीक है, दीवार है ऑब्जर्वर। अब समझो साउंड है, कार है सोर्स, तो कार सोर्स है, दीवार ऑब्जर्वर है, तो इसने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करी वो तो F की है, F फ्रीक्वेंसी रिसीव करी, तो F इज व्हाट, C प्लस स्पीड प्लस या माइनस स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर चल रहा है बेटा सोर्स की तरफ, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चल रहा है तब बीच में साइन कौन सा आना चाहिए, प्लस का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, अपॉन सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, बीच में साइन कैसा होगा बेटा, माइनस का, इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यानी F आ गया अपने पास में C इज व्हाट 330, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर मतलब दीवार तो की 10 अपॉन में 330 माइनस स्पीड ऑफ सोर्स दैट इज द 20 इंटू 1000, यानी F इक्वल टू आ गया कितना, 340 अपॉन में 310 इंटू 1000 हर्ट्ज। ये और ये कैंसिल, सो F की तो वैल्यू हो गई 34,000 अपॉन में 31 हर्ट्ज। क्या यही फ्रीक्वेंसी ये रिसीव करेगा? एक बच्चा बोलेगा सर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बोलेगा सर केस चेंज, अब सोर्स तो दीवार है जो ये टकरा के इधर फ्रीक्वेंसी भेजेगी, तो सोर्स अब दीवार है और ये रहा ऑब्जर्वर, दोनों ही चीजें चेंज। तो जब सोर्स दीवार है तो अब एपरेंट ये वाली जो फ्रीक्वेंसी इसने रिसीव करी है ये इसके लिए, इस वाले केस के लिए ये हो गई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और इधर वाली ये जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो एपरेंट हो गई। एपरेंट तो F2 है, तो F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो F2 तो होना चाहिए बेटा स्पीड ऑफ द साउंड, साउंड की तो स्पीड चेंज होगी नहीं, 330, बीच में बेटा साइन प्लस या माइनस, तो बच्चे बोलेंगे सर प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो यहां पर तो साइन हो गया बेटा प्लस अपॉन में 330 माइनस स्पीड ऑफ सोर्स को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि वो भी तो उसी की तरफ जा रहा, इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, क्या F0 लिखूं ना, अब तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए, और वो कितनी हो गई बेटा 34,000 अपॉन में 31। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो F2 की तो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा 340 अपॉन में 320 इंटू 34,000 अपॉन में 31, 0 से 0 कैंसिल, इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब जितने भी इसके न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो बच्चे जो है कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक नई टाइप की और प्रॉब्लम करते हैं। इधर तो मैंने रिफ्लेक्शन देखा, एक बार मैं रिफ्रैक्शन और देखूं, रिफ्रैक्शन इन डॉपलर। नेक्स्ट केस इज रिफ्रैक्शन इन डॉपलर इफेक्ट।
चलो भाई देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होगा, केस कैसा बनेगा, न्यूमेरिकल समझते हैं। मान लो यहाँ कोई सोर्स है ऐसे, ये कोई सोर्स है, ये सोर्स इधर की तरफ भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। इधर कोई इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब इस तरफ है एयर, इस तरफ है वाटर, अलग अलग मीडियम। यहां पर वाटर है, तो ये बात तो बच्चे क्लियर है कि स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एंड वाटर आर डिफरेंट, दोनों में अलग अलग होगी। किसमें ज्यादा होगी बेटा, एयर में या वाटर में? वाटर में, क्योंकि उल्टा होता है यहां पर, यहां वाटर इसके लिए रेयर मीडियम होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मैंने लेट कर ली 330 मीटर पर सेकेंड है, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर मैंने लेट कर ली 1000 मीटर पर सेकेंड है, इतनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है इसकी तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे। तो हमें फाइंड आउट करनी है अच्छा, यहां पर ये जो सोर्स है ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है 1000 हर्ट्ज की। देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्ब्ड बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ये फाइंड आउट करना है। चलो बेटा निकालते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा कैसे करें यार, यहां तो रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा। कुछ बच्चे जो होंगे वो कैलकुलेट कर ले जाएंगे सर, यार जो काम रिफ्लेक्शन में करा था वही यहां कर दो। रिफ्लेक्शन के लिए क्या थी, दीवार, यहां पर क्या है, इंटरफेस, इंटरफेस के भी काम है। ये अलग फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा यहां पर और फिर ये फ्रीक्वेंसी इधर भेजेगा। तो दो केस बने भाई, एक केस में नहीं करना, पहले केस में ये फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा, अगले केस में इस फ्रीक्वेंसी को इधर भेजेगा। चलो देखते हैं, ध्यान दो। मान लो इधर ये इसने फ्रीक्वेंसी रिसीव करी, लेट से इसने फ्रीक्वेंसी रिसीव करी, इधर तो f0 थी, इसने रिसीव करी f। तो मैं कहूं f की वैल्यू क्या होगी, तो एक बच्चा बोलेगा सर f अगर लिखना है तो f तो होना चाहिए इधर से इधर के लिए, पहले केस के लिए सोर्स और ये रहा ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट में, तो स्पीड ऑफ साउंड यहां पर कितनी है बेटा 330, ऑब्जर्वर रेस्ट में प्लस माइनस 0 अपॉन 330। क्या होगा, ऑब्जर्वर सोर्स, वो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो न्यूमरेटर में बीच में साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो माइनस लिख दिया इनटू स्पीड ऑफ द सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज द 1000 हर्ट्ज। कितना आ गया बेटा 330 अपॉन में 310 इनटू 1000, सो फ्रीक्वेंसी तो आ गई 33,000 अपॉन में 31 हर्ट्ज। क्या यही फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगी? मेरे बच्चे बोले बिल्कुल नहीं सर, यहां पर तो साउंड की स्पीड ही अलग हो गई और ऊपर से ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, तो अब कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? अब बच्चे बोलेंगे सर अब जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो मैं लिख के ले रहा हूं f1, एंड f1 क्या होनी चाहिए, f1 होनी चाहिए बेटा स्पीड ऑफ द साउंड यानी c। अब c कितना बेटा 1000। ऑब्जर्वर, अब देखो बेटा ये रहा सोर्स और ये रहा ऑब्जर्वर, ये फ्रीक्वेंसी भेज रहा है इधर की तरफ, सोर्स इस बार में रेस्ट में, सोर्स रेस्ट में तो इधर नीचे डिनोमिनेटर में केवल 1000, ऊपर प्लस या माइनस ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी तो ऊपर साइन कैसा हो जाएगा प्लस का, है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, तो लिख दिया 10 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये वाली ना, फ्रीक्वेंसी तो ये वाली यानी f की वैल्यू लिखेंगे तो f इज व्हाट 33,000 अपॉन में 31। सॉल्व करते हैं 1 0 1 0, ये और ये कैंसिल इनटू 33 अपॉन में 31। इतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो मेरे ख्याल से रिफ्रैक्शन वाली बात भी क्लियर हो गई। कुछ केसेस बेटा क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं कि ऑब्जर्वर और सोर्स जो है वो एक लाइन में नहीं है, उनकी
जो लाइन ऑफ मोशन है वो अलग अलग है, तब क्या होगा? तो ध्यान देते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी चीज है, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कुछ केसेस हैं। एक ऑब्जर्वर एंड सोर्स if velocity of observer if line of motion of observer and source are different, दोनों की जो लाइन ऑफ मोशन है वो अलग अलग हो, तो क्या होगा? समझ लेते बेटा, बहुत सारे केसेस बना बना करके। वैसे बात एक ही है, बाकी कोई मतलब नहीं है, वो मैं बात लिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो बनाते हैं। मैंने मान लिया केस वन। केस वन, यहां पर है सोर्स, इधर है ऑब्जर्वर, ये एंगल है 90 डिग्री, इधर ऑब्जर्वर एंगल है 90 डिग्री। सोर्स इस तरफ भाग रहा है v स्पीड से, ऑब्जर्वर है रेस्ट में, तो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ये? निकालते हैं बेटा, क्या होगी? ध्यान दो, मैंने लेट से ये एंगल गिवन है थीटा अभी इनिशियली, जबकि ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है वो एफ नॉट है एंड स्पीड ऑफ द साउंड इज सी, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो इसकी ऑब्जर्वर की, ये जो सोर्स है, इस सोर्स की वेलोसिटी जो होगी वो दो डायरेक्शन में, एक तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग में वेलोसिटी लिखे ले, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ये हो जाएगी बी कॉस थीटा, और इस तरफ जो होगी इससे परपेंडिकुलर दैट इज द बी साइन थीटा। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, अपना तो मतलब सिर्फ बी कॉस थीटा से। क्यों बेटा? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी अपन लोग लिखा करते थे, तो सिर्फ उसी वेलोसिटी से हम लोग को मतलब होना चाहिए जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, बस अपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या होनी चाहिए? तो अब आ जाएगी अपरेंट फ्रीक्वेंसी, कितनी होगी बेटा? स्पीड ऑफ द साउंड सी प्लस स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर इज 0 प्लस माइनस अपॉन सी, माइनस या प्लस, सोर्स तो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है यानी कि माइनस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पढ़ के सुनाई देगी, बढ़ेगी तो न्यूमरेटर में तो माइनस लगाएंगे। कितनी स्पीड से आ रहा है? v से नहीं बेटा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो होगी वो कितनी है? v cos थीटा, तो v cos थीटा लिख दिया इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मैंने कितनी मानी थी? f नॉट, ये बन गया। एक और केस देखते हैं, केस 2। ऐसे मैं बोल दूं कि अगर सोर्स रेस्ट में और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, अगर सोर्स रेस्ट में एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग विद स्पीड v एट एन एंगल थीटा, ये तो यार बना लोगे, बात केवल एक ही ध्यान रखनी है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग स्पीड, और बाकी वही फॉर्मूला लगा देना। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर और सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी बेटा एफ नॉट है और साउंड की स्पीड है सी, तो अपरेंट क्या होनी चाहिए? तो एफ अपरेंट आ जाएगी बेटा फिर से सी, इधर की तरफ बेटा इसके दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ v sin थीटा और इस तरफ लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग तो होगा b cos थीटा। तो कौन सा लिखना है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग यानी b cos थीटा। प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, बच्चे कहेंगे कि ये तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ऐसे चल रहा है यानी कि पास में जा रहा है, पास में जा रहा है तो साइन कैसा होना चाहिए? प्लस का। अगर ये दूर जा रहा होता, मान लो इधर जा रहा होता, तो माइनस लगा देते क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कम सुनाई देती तब। तो यहाँ पर c प्लस b cos थीटा, सोर्स तो मूव नहीं कर रहा यानी अपॉन सी इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई होगी बात। एक और केस देखते हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट केस अगर मैं मानूं ऐसे, इस तरीके से,
मैंने मान लिया कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों चल रहे हैं ऐसे, सॉरी इधर है सोर्स ऐसे, ये रहा ऑब्जर्वर ऐसे, ये दोनों की लाइन है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है बेटा वी ओ, सोर्स की वेलोसिटी वी एस, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो जनरेट कर रहा है एफ ओ है, और स्पीड ऑफ द साउंड इज सी। ये रही इनकी लाइन ज्वाइनिंग। ये एंगल कुछ भी हो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ऐसे न्यूमेरिकल वर्क कम होता है। ये एंगल अल्फा मान लिया और इस एंगल को लेट से बीटा, ये गिवन। तो अपने को बाकी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, यानी इधर की तरफ बी ओ कॉस थीटा और इस तरफ हो जाएगी बेटा बी एस कॉस अल्फा। इतनी बात क्लियर, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग स्पीड। तो अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? चिल्ला चिल्ला के बच्चे बोले सर एपरेंट फ्रीक्वेंसी तो होगी सी, इधर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर की स्पीड यानी बी ओ कॉस थीटा अपॉन सी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स की स्पीड यानी बी एस कॉस अल्फा, ये बीटा सॉरी बीटा इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। साइन कैसा लगाए? तो एक बच्चा बोलेगा कि सर साइन जो है दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी यहां पर बढ़ने के लिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी यहां पर साइन कैसा होना चाहिए प्लस, और इधर भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बीच में साइन कैसा होना चाहिए माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर को तो कम होना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई बच्चों। चलो एक न्यूमेरिकल इससे निपटा लेते हैं, ध्यान दो। मान लो कि कोई एक सोर्स है और वो रेस्ट में, ये सोर्स रेस्ट में, इधर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस है 100 मीटर और ये भी है 100 मीटर। तो बच्चे कहेंगे सर एंगल तो पता लग गया यार, कितनी छोटी बातें कर दी। ये हो गया 45 और ये भी हो गया 45। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बेटा स्पीड क्या होगी? एक बच्चा बोले सर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कितनी हो जानी चाहिए? इसकी 10 cos 45 यानी cos 45 1/√2 यानी 10/√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर इसकी है बेटा 340 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ द साउंड इज आल्सो 340 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड एपरेंट। निकल आएगी क्या होनी चाहिए बेटा? स्पीड ऑफ साउंड यानी सी, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है मीन्स बीच में साइन प्लस का कितना बेटा 10/√2 अपॉन में सी, सोर्स तो मूव ही नहीं कर रहा रेस्ट में यानी 0 इंटू ओरिजिनल 340। सी की जगह 340 प्लस 10/√2 मीन्स 5√2 अपॉन में 340 इंटू 340। इससे इसे कैंसिल आउट किया, सो बन गया अपने पास में 340 प्लस 5√2 इतने हर्ट्ज, बाकी आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलो एक ग्राफ और देख लेते हैं इसका, ध्यान देना बेटा जरा। मान लो कि इस तरीके से ऐसे दे रखा है कुछ, माना कि कुछ इस तरीके से है कि अपने पास में यहां पर सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, मैं भी मान के चल रहा हूं ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सोर्स इधर मूव कर रहा है, इधर से होते हुए इधर चला जाएगा, और मुझे ग्राफ बनाना है बेटा एपरेंट फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच का। मुझे किसका ग्राफ बनाना है? ड्रॉ ग्राफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी
वर्सेस टाइम, टाइम और एपरेंट फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। समझो जरा, अभी ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगी भाई, ये लाइन ज्वाइनिंग है, इसके बीच का एंगल थीटा है। जैसे 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 ये इधर पहुंचेगा एंगल तो बढ़ेगा, बढ़ते 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 यहां एंगल हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। अगर मैं कहूं यहां पर इस सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जनरेट की है, दैट इज द एफ नॉट, और स्पीड ऑफ द साउंड इज सी, तो इस ऑब्जर्वर को जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी अभी इधर, वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए कितनी, सी। ऑब्जर्वर तो रेस्ट में यानी कि 0 अपॉन में सी। सोर्स बढ़ रहा है, अभी देखो धीरे धीरे जब ये ऐसे आ रहा है, ऐसे इधर की तरफ आ रहा है, मैं यहीं पर देख लूं तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स की स्पीड, यानी स्पीड ऑफ द सोर्स दैट इज द बी एस, तो बी एस कॉस थीटा हो जाएगा, तो सी माइनस बी एस कॉस थीटा लिख देंगे इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, ये लिख दिया। जब ये यहां पर पहुंचा, अब ध्यान देना बेटा, जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो थीटा तो बढ़ रहा है लगातार, यानी थीटा इंक्रीज कर रहा है, और अगर थीटा इंक्रीज करेगा बालक, तो कॉस थीटा तो डिक्रीज करेगा, और कॉस थीटा अगर ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ओवरऑल वैल्यू तो इंक्रीज करेगी, और ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज करेगी, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी लगातार घटती चली जाएगी। यहां पर पहुंचे तो क्या हुआ, यहां पर जैसे ही पहुंचे क्या हुआ भाई, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही है, लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जा रही। एक टाइम ऐसा आया, धीरे 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 यहां पहुंचे, वैसे एंगल कितना हो चुका है 90, कॉस 90 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू तो 0, सी अपॉन सी क्या हो गया बेटा 1, तो एफ नॉट यानी ओरिजिनल के बराबर यहां सुनने लगी। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो तो बेटा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, सुनाई भी देनी चाहिए, क्योंकि ये तो इस तरफ मूव करता जा रहा है, अलोंग द लाइन यानी कोई भी स्पीड नहीं है, ओरिजिनल सुनाई देगी। अब ये आगे इधर की तरफ बढ़ा, तो इसकी स्पीड सोर्स की तो इस तरफ है बी एस, ये एंगल मैंने लेट से थीटा मान लिया, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो अब इसमें दो कंपोनेंट इसके आएंगे, एक तो इधर की तरफ आ जाएगा बी एस साइन थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा बी एस कॉस थीटा। इस बार में बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ये तो दूर भाग रहा है ऑब्जेक्ट से, लाइन ज्वाइनिंग से, और अगर दूर भाग रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो कम होनी चाहिए, यानी एफ एपरेंट अगर अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो तो होनी चाहिए सी, ऑब्जर्वर की तो 0 अपॉन में सी, प्लस साइन या माइनस साइन। बच्चे कहेंगे सर ये तो अब कम हो रही, क्योंकि अब ये जो सोर्स है वो तो ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है, और अगर कम हो रही तो बीच में साइन कैसा होना चाहिए, प्लस का, यानी कि लिख देंगे बी एस कॉस थीटा इनटू एफ नॉट। यानी अब फ्रीक्वेंसी देखो, पहले क्या हुआ, पहले फ्रीक्वेंसी धीरे 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 कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। भाई एपरेंट पहले ज्यादा थी ओरिजिनल से, फिर कम होते होते किसके बराबर आ गई बेटा, एफ नॉट के बराबर आ गई, और एफ नॉट के बराबर होने के बाद में फिर धीरे धीरे और कम हो गई, और कम हो गई, आगे कम होती चली जा रही। कम होते होते मान लो ये इनफाइनाइट पहुंची, और जैसे ही इनफाइनाइट पहुंचेगी बेटा थीटा कितना हो जाएगा 0। अब समझो ये और तेज कम होगी, जैसे जैसे इधर थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा की तो वैल्यू कम होगी, कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, धीरे से बढ़ना चालू होगी। मतलब ये जो कम होने का रेट है वो थोड़ा सा अलग होगा। तो इनफाइनाइट पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अगर ये वैल्यू 0 होगी तो सी अपॉन सी प्लस बी एस इंटू एफ नॉट, ये वैल्यू बहुत कम होगी, मिनिमम वैल्यू इतनी आएगी। और इधर अगर इनफाइनाइट से सोर्स आ रहा है तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर भी 0, तो सी अपॉन सी माइनस बी एस इंटू एफ नॉट, ये वैल्यू होगी, यानी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एपरेंट की। तो इसका मतलब मैं एफ एपरेंट और टी के बीच का ग्राफ बनाऊं, एफ एपरेंट और टाइम के बीच का ग्राफ बनाऊं, तो मुझे नहीं मालूम एक्चुअल में ग्राफ क्या होगा, लेकिन पहले तो सबसे ज्यादा जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो तो इधर होगी, और वो किसके इक्वल होगी, सी अपॉन में सी माइनस बी एस टाइम्स ऑफ एफ नॉट, ये रही। फिर धीरे धीरे कम होती गई, कहां तक पहुंचे बेटा एफ नॉट, एफ नॉट के बाद में और कम हुई, लेकिन रेट कुछ अलग था कम होने का, ऐसे, और फिर t इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये वैल्यू हो गई c अपॉन सी प्लस बी एस के बराबर। ये ग्राफ मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलो एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल बेटा कर लेते हैं, एक्सेलरेशन के टर्म वाला कुछ, ठीक है, देखते हैं, ध्यान दो बेटा।
इस बार में कुछ ऐसा दे रखा है कि अच्छा न्यूमेरिकल कि यहां पर सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, और सोर्स जो है वो रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट में, सोर्स इज इनिशियली एट रेस्ट, सोर्स इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली सोर्स रेस्ट में, सोर्स रेस्ट में, लेकिन एक्सेलरेशन है इसके पास में। भाई इनिशियल वेलोसिटी ही तो जीरो है, यू जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन है। एंड have uniform acceleration A. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A है इसके पास, ऑब्जर्वर रेस्ट में। तो यार इनिशियली तो ये भी रेस्ट में, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और सोर्स ने क्या किया, साउंड जनरेट किया, एक फ्रीक्वेंसी थी f0 फ्रीक्वेंसी का एक साउंड जनरेट किया। इसकी शुरू की वेवलेंथ भी होगी कुछ लैम्डा नॉट मैंने लेफ्ट कर दी, एंड स्पीड ऑफ द साउंड इज c। तो ऑब्जर्वर क्या यही वेवलेंथ रिसीव करेगा? मेरे बच्चे बोलेंगे नहीं सर, ऑब्जर्वर ये वेवलेंथ तो रिसीव नहीं करेगा। क्यों नहीं रिसीव करेगा? ये तो इनिशियली रेस्ट में, लेकिन फिर सोर्स मूव कर गया, और अगर कर गया तो बिल्कुल डेरिवेशन पे पहुंचे। जिसे डेरिवेशन नहीं पता होगा वो नहीं पहुंचेगा इस क्वेश्चन में, कोई एडवांस में कहेंगे डेरिवेशन क्वेश्चन। मान लिया ऑब्जर्वर किसी टाइम पर यहां पर आ गया, और ये दोनों जो है ये दोनों सेम फेस में होंगे, इसका मतलब अब ये वेवलेंथ आ गई लैम्डा एपरेंट, और इसी वेवलेंथ को तो ये ऑब्जर्वर रिसीव करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर लैम्डा एपरेंट तो होगा अपने पास में, कैसे निकालें? पूरी वेवलेंथ यहां से यहां तक की लैम्डा नॉट माइनस ये वाली डिस्टेंस, तो लैम्डा नॉट माइनस ये डिस्टेंस मैंने लेट कर ली x है, सो लैम्डा नॉट माइनस x को क्या लिखो बेटा? मैंने मान लिया यहां पर जो पहुंचने में टाइम लगा वो t लगा, तो इसे तो लिखोगे हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अब एक बात बहुत जान के खुशी होगी, अगर पता होगा डेरिवेशन कि ये और ये सेम फेस में, ये सेम फेस में, मतलब एक वेवलेंथ के बराबर, एक टाइम पीरियड के बराबर ये टाइम, और टाइम पीरियड तो 1 फ्रीक्वेंसी होती थी, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी लैम्डा नॉट माइनस 1/2 a अपॉन में फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ये लैम्डा एपरेंट हो गई। तो अब पूछा जाए कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मेरे बच्चे चीख चीख के कहेंगे सर अब इसकी स्पीड से, सोर्स की स्पीड से तो कोई मतलब नहीं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए स्पीड ऑफ साउंड यानी रिलेटिव अपॉन में लैम्डा एपरेंट। सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? c अपॉन में लैम्डा एपरेंट, लैम्डा एपरेंट इज लैम्डा नॉट माइनस a अपॉन में 2f0 का स्क्वायर। लैम्डा नॉट क्या होना चाहिए भाई? यहां से अगर लैम्डा नॉट निकालूं मैं, तो लैम्डा नॉट तो होगा c अपॉन में f0, मैं लिख दे रहा हूं। सो c अपॉन लैम्डा नॉट की जगह c अपॉन f0 माइनस a अपॉन में 2f0 स्क्वायर, तो बन जाएगा अपने पास में बेटा 2cf0 स्क्वायर अपॉन या 2cf0 माइनस, ये हो गई। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड मुझे लग रहा है न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा उसमें अपन लोग डॉपलर इफेक्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि रेड शिफ्टिंग, ब्लू शिफ्टिंग, सैटर्न रिंग कैसे बना करती हैं, शॉक वेव्स क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।